हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा एकदम? हाउ इज द चार्ज? हाई? ओके। तो बेटा अभी तक हमने डिस्कशन कर ली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। और आगे डिस्कशन को बढ़ाने के पहले मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि आप इजीली ऐप डाउनलोड कर लो। कैसे करोगे? प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, और प्ले स्टोर पे जाके आपको ये आइकन दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आइकन आपको दिखेगा आपको वो इजीली ऐप डाउनलोड कर लेना है। जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको आपका क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है ना, मोबाइल नंबर वगैरह डाल देना है। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हो मोबाइल नंबर डालने के बाद, तो आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जहां पे बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोकेशन अपनी ऑन रखनी है। लोकेशन क्या रखना है? ऑन रखना है, ठीक है। फिर आपको ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के बेसिकली नेक्स्ट पे वेरीफाई पे क्लिक करना है ना। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो जो अगली विंडो है वो कुछ इस तरीके से खुल जाती है। आप जिस भी कोर्स को लेना चाहते हो, भाई आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, 12th क्लास में सीबीएसई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जाओगे क्लास 11th और 12th, ठीक है। इस आइकन को आप क्लिक कर दोगे। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी एक कॉलम है और CUET के लिए भी एक कॉलम है। तो अगर आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो अभी भी कुछ और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन फॉर SSC या ऐसे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको रेकमेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना कोर्स सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लास 11th और 12th के लिए अभी 4 बैचेस हैं, ठीक है। कॉमर्स में उदय और शिखर चल रहा है। तो अगेन मैं फिर वही बोलूंगी कि रेकमेंड कर सकते हो, जिसको जो भी बैच लेना है वो उसको सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। क्लास सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करके तो ये जो आपके पास विंडो यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है। इस विंडो में ऐसे देखने में लग रहा है पूरे साल की कोर्स फी है, पर एक्चुअली क्या है, जो भी आपको कोर्स लेना है आपने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आप ये कूपन कोड अप्लाई करो। कौन सा? फ्री इजीली, जहाँ पे इजीली में Z है, Z, ठीक है। तो ये कूपन कोड अप्लाई करो, फ्री इजीली, तो आपका जो भी कोर्स फी है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसकी कोई कोर्स फी नहीं लगेगी कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हो सही तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप ऐप को यूज कर सकते हो। मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया सो दैट आज का लेक्चर भी हम जल्दी स्टार्ट करें, लेकिन इस वीडियो को आप रिवाइंड करके एक बार फिर से स्टेप टू स्टेप ऐप को डाउनलोड करके, है ना, जो भी आपको चीजें वहां से सीखनी है, समझनी है, आप समझ सकते हो। अब बार बार सवाल ये उठता है कि ऐप क्यों? ये सेम वीडियोस YouTube पर साइंस इजीली चैनल पर डल रहा है, या अगर कॉमर्स इजीली की बात करी जाए तो वहाँ पे कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स डल रहे हैं। तो YouTube पर जब डल रहे हैं तो ऐप क्यों? देखो बेटा, YouTube पे बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं, तो ऐप जो है वो एड फ्री है। उसके अलावा बहुत सारे डाउनलोडेबल मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे रेगुलर लेक्चर नोट्स, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके लेक्चर नोट्स, या फिर DPP, ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिलती है। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब वीडियोस पुरानी होती जाती है और अगर आप एक नए यूजर है, नए स्टूडेंट है, और अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपका कमेंट बहुत बाद में रीड किया जाए, है ना, क्योंकि आपने एक बहुत पुरानी डली हुई वीडियो पे कमेंट किया है। लेकिन अगर ऐप में आप अपनी डाउट पोस्टिंग करते हैं तो आपको उसका एक रेगुलर फीडबैक मिलता रहेगा, तो आपका डाउट क्या है ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, यूजेस हैं ऐप के, इसीलिए उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। और जो भी दूसरे बच्चे हैं जिनको दूसरे कोई कोर्स लेने हैं उनको आप रेकमेंड जरूर कर देना, ठीक है। तो फिजिक्स के लेक्चर में बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के लिए ही, CBSE और नीट दोनों के लिए, हालांकि डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक है। तो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, जाहिर सी बात है कि नीट के बच्चों के लिए तो नहीं आता, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो तो सबके सब पढ़ोगे, है ना। टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। कैपेसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि वो और ज्यादा जो चार्ज है उसका पोटेंशियल कम कर दिया है, उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ गई है ना। तो इस तरीके से हम किसी की कैपेसिटी, ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। और ऐसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैपेसिटर बनाए जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस यूजेस। आपके फैन में जो कंडेंसर लगा होता है वो भी एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो तो हम खैर एक अलग लेक्चर में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी बीच में अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा गूगल पे कैपेसिटर के बारे में और सर्च भी कर लेना, अबाउट इट्स यूजेस, उसका शेप कैसा होता है, कैसा दिखता है, कितना छोटा कितना बड़ा साइज का कैपेसिटर हो सकता है, ये सारी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप खुद भी सर्च कर सकते हो। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका ऑफ कोर्स फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, और उस फार्मूले डेरिवेशन को हम एक लेवल और एक्सटेंड करेंगे कि अगर कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में कंबाइंड है तो फिर कैसे, ये सारे हम जो क्वेश्चंस लेकर आएंगे इसके अगले लेक्चर में, उन क्वेश्चंस में हम समझेंगे कि व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी स्टोर्ड फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और टर्म लिखी है, अगर आप देखो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक बार अगर बैटरी कनेक्टेड हो या फिर बैटरी डिसकनेक्टेड हो और साथ में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाए, बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में क्या हो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाए, तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ती है वो भी हम इस सेक्शन में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है बच्चों, तो गौर से सुनते रहना, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन शुरू करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चे सबसे पहले तो कैपेसिटेंस में आपने पढ़ा है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, एंड देन Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स V, करेक्ट। यहां से कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि Q और V का ग्राफ बना दो बेटा, क्या करो, Q और V का ग्राफ बना दो, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको लीनियर मिलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ के अंडर ये एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है, ये एरिया जो है इस एरिया को फाइंड आउट करो। एरिया अंडर द ग्राफ, इसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर कट है, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, हाफ क्यू वी। क्या मिल रहा है, हाफ जो भी किसी चार्जिंग प्रोसेस में मैक्सिमम चार्ज या मैक्सिमम वोल्टेज है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा क्यू मैक्स और ये वी मैक्स, ठीक है। तो ये जो भी है एक आपको हाफ क्यू वी ये रिलेशन मिल रहा है एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। इसको नोट करके रखते हैं और अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्पेसिफिकली। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसको अपन V मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, V इनिशियली, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट्स को क्या मान लिया, A। इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसको D मान लिया, ठीक है। अदर पैरामीटर्स V एंड D, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। V आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हो तो उसी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। D डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो उसी के लिए यूज हो रहा है। तो ये इनिशियली सब कुछ ऐसा है, ठीक है। अब बात करी जा रही है कि इसमें कुछ एनर्जी जो है स्टोर हो सकती है, और वो मान लो U अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसमें स्टोर हो सकती है। पर एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाता है इसको भी समझना, जरा इसको जरा समझना। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना, एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है ना, मुझे एक सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम बनाना है और यहाँ पे कोई चार्ज लाके रखना है। तो मैंने करा क्या, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस छोटे से चार्ज को, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, छोटे से चार्ज को जिसको आप Q नॉट लिखते थे, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करके मूव करते थे, किसी पॉइंट पे रखते थे। अब इस सिस्टम, ये सिस्टम को बनाने के लिए आपने क्या करा है, इस चार्ज को कुछ एनर्जी दी है, तो देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टाइनी लिटिल चार्ज। सेम टू सेम डिट्टो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई करो, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मान के चलो कि मैंने नेगेटिव प्लेट से एक छोटा सा चार्ज उठाया DQ, छोटा पॉजिटिव चार्ज उठाया नेगेटिव प्लेट से, ठीक है, और उसको पॉजिटिव प्लेट पे लाके रख दिया, ठीक है। नेगेटिव प्लेट से छोटा सा पॉजिटिव चार्ज उठाया, ठीक है, और पॉजिटिव प्लेट पे लाके रख दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नेगेटिव प्लेट और नेगेटिव हो गया, नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल था वो और नेगेटिव हो गया, और जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल था वो और पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके हमने मान लो कि पोटेंशियल बाय स्मॉल अमाउंट इंक्रीज कर दिया बिटवीन द प्लेट्स, V प्लस DV हो गया। कह सकते हैं क्या ऐसा,
अच्छा, बट इस प्रोसेस में फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव करके इधर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में लाकर रखने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो हम उस वर्क को लिख सकते हैं, छोटा सा जो टाइनी वर्क हमने करा है, dw इज इक्वल्स टू, ठीक है, vdq, ठीक है, लिखा जा सकता है vdq, करेक्ट। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to w फॉर दिस स्मॉल लिटिल वर्क डन ऑन दिस स्मॉल लिटिल चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 to q। 0 to q करने का मतलब ये है कि हम रेंज ले सकते हैं कि फ्रॉम 0 चार्ज टू मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज q, ठीक है, ओके। तो इतना फॉर्मूला जो है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाउ वी आर राइटिंग 0 to w, है ना, ओके। अब बात अगर करी जाए बेटा इस v की, तो फिर देखो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन, मैंने आपको बार बार बोला ये बर्म्यूडा ट्रायंगल याद रखो, ठीक है, q c v। तो v को कैसे लिखोगे, q अपॉन c लिख सकते हो, तो v को लिख सकते हैं q अपॉन c 0 to q, ठीक है, dq। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, बोर्ड में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बोर्ड के बच्चों आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है। सो नेट वर्क डन इस प्रोसेस में कितना हुआ, ऑफ कोर्स जो c है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके ज्योमेट्री, शेप और साइज पे डिपेंड करता है। तो c को तो अपन ने बाहर ले लिया, q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2, और वही 0 से जो भी आपका q मैक्स है वहां तक आप रेंज लगा दोगे, ठीक है। इसको आगे कैसे लिख सकते हो, बेसिकली जो आपका वर्क डन है वो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। ये जो आपने वर्क किया है, ठीक है, ये जो आपने वर्क किया है इस सिस्टम पे, वो सिस्टम की क्या बनेगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका एक्सप्रेशन क्या है देख लो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, काफी सिंपल डेरिवेशन है, छोटी सी, लिख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 2c। यहां से आप और भी दो फॉर्मूले बना सकते हो। अगर आपने q की जगह पे, अगर आपने q की जगह पे c टाइम्स v रख दिया तो u क्या बन जाएगा, c स्क्वायर v स्क्वायर, तो एक c से एक c कट जाएगा तो बनेगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ एनर्जी का, ठीक है। और अगर देखो अभी आपने क्या किया, इसको q और c के टर्म्स में लिखा है, ठीक है, अब इसको c और v के टर्म्स में लिखा है। मान लो q और c हो गए, c और v हो गए, और q और v के टर्म्स में लिखो, किसके में, q और v के टर्म्स में। जैसे यहां देखो इस फॉर्मूले में मैं अगर ऐसे लिख दूं u इज इक्वल्स टू हाफ और c की वैल्यू पुट कर दूं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन v। देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन v, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा q अपॉन v और v से v कटा तो क्या बचा बेटा, qv बचा। अच्छा, ये हाफ qv क्या था, यहाँ देखो एरिया अंडर द ग्राफ, qv ग्राफ के बीच में ये जो एरिया आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। एक बार अच्छे से इस डेरिवेशन को देख लो बेटा, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको, ठीक है, ओके। सो बेसिकली ध्यान से सुनना, जो हमारे समरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने फाइंड आउट करा। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने फाइंड आउट करा, तो हम लिख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम यहाँ पे E सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं, तो UE इज इक्वल्स टू हाफ QV, ठीक है। और ये क्या है, ये एरिया अंडर QV ग्राफ है, ठीक है, एक। दूसरा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हाफ Q स्क्वायर बाय C,
ठीक है, ये Q और V के टर्म्स में, ये C और V के टर्म्स में, ये Q और C के टर्म्स में। तो ये हमने एक डेरिवेशन करी है, ऑफ कोर्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद एक टर्म आती है, ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, मान रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर कैसा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Q और इसके ऊपर कैसा माइनस Q। सो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है दोनों प्लेट्स के ऊपर। एनर्जी डेंसिटी, जैसे डेंसिटी होता है ना, नीचे वॉल्यूम रख देते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मैंने एनर्जी डेंसिटी बोला तो वो क्या होना चाहिए? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका सिंबल होता है छोटा u, छोटा u। और ये सारे टर्म्स जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना, देखना वहां भी एनर्जी डेंसिटी, वहां पे सेम टू सेम टर्म्स आपको मैग्नेटिज्म के टर्म्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको छोटा u से रिप्रेजेंट करते हैं, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। यहाँ पे आप बड़े u को, ठीक है, डिवाइड कर दो किससे? वॉल्यूम से। तो कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या होगा? प्लेट एरिया क्या है बेटा? A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है? D। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू डी, ठीक है, A इंटू डी। इसके अलावा अब आप इसको अगर और ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो कोई भी एक फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं, जैसे हाफ QV लिया है, ठीक है, तो हाफ QV, नीचे क्या लिख देंगे? AD लिख देंगे, ठीक है, AD लिख देंगे। अच्छा, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो Q अपॉन A, Q अपॉन A सिग्मा बनेगा, तो हाफ सिग्मा, और V अपॉन D क्या होता है? पढ़ाया था, E इज इक्वल्स टू V टाइम्स D, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना। तो यहाँ पे हम V अपॉन D को क्या लिख सकते हैं? E। तो एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला क्या बन गया? सिग्मा टाइम्स E। ऑल्सो हमको पता है कि E जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो? हाफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, और ये एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन भी आ सकती है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो ज्यादा सही डेरिवेशन क्या होगी? हाफ QV वाला, जो Q और V वाला फॉर्मूला है उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करो, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, हाउ टू डिराइव एनर्जी डेंसिटी। बाकी फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले जितने भी हैं उतने ही सारे इंपॉर्टेंट है। अब एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, नीट के लिए भी और सीबीएसई के लिए, कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो गौर से सुनना। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, ठीक है, बिटवीन plates of a parallel plate capacitor, of a parallel plate capacitor, ठीक है। when battery remains connected, when battery remains connected, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा दोनों के लिए, ठीक है। सीबीएसई प्लस नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान से देखना। ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे? बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये एक सेल या जो बैटरी है वो कनेक्ट करी हुई है। अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको हम यहां इंसर्ट कर रहे हैं, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हमने K मान लिया।
ऐसा होने पे बाकी फैक्टर्स पे क्या क्या फर्क पड़ेगा वो याद रखना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। तो अगर आप इसमें स्लैब को ठूंस भी रहे हो तो भी अगर बैटरी के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है तो स्लैब्स के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस बना रहना चाहिए। ये बैटरी का प्राइम पर्पस है। तो अब यहाँ पे हमें ये लिखना है कि बैटरी ensures to keep potential difference between the plates of a parallel प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मान के चलो स्लैब को हमने अंदर डाला तो स्लैब के ऑपोजिट साइड्स पे चार्ज जो है इंड्यूस होगा। उस चार्ज के इंडक्शन की वजह से प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो सकता है। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी उतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगी, जितना भी वो रिड्यूस हो रहा है वो उतना सेम मेंटेन। सो बेसिकली अगर इनिशियली ना हो, ठीक है, अब देखो इनिशियली अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो फाइनली अगर स्लैब को पूरा इंसर्ट कर भी दिया तो भी पोटेंशियल डिफरेंस का V होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सेम होना, V होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें पता है, अच्छे से पता है कि अगर बात करी जाए कैपेसिटेंस की तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मान लो इनिशियल कैपेसिटेंस C है। ठीक है, एक काम करते हैं, इनिशियल वैल्यूज को नोट करके लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के बराबर है। यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटेंस अगर C नॉट है तो जब उसके अंदर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K इंसर्ट करी जाती है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? K टाइम्स बन जाता है, तो K टाइम्स C नॉट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर बात करी जाए फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E नॉट है बिटवीन द प्लेट्स। लेट अस से हमें पता है कि जो E होता है वो V अपॉन D होता है, तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन D। ठीक है, और E नॉट की वैल्यू भी जाहिर सी बात है V नॉट अपॉन D ही होगी। तो ये E और E नॉट बराबर है। यहाँ पे क्या हुआ? नो चेंज। यहाँ पे क्या हुआ? K टाइम्स। यहाँ पे क्या हुआ? नो चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे मान लो Q नॉट है, यहाँ पे जो भी चार्ज होगा उसको आप CV लिखोगे। C कितना हो गया? KC नॉट हो गया, और V तो V नॉट ही था। जाहिर सी बात है कि Q नॉट को आप क्या लिख सकते हो? C नॉट V नॉट लिख सकते हो। ये क्या बन गया बेटा? K टाइम्स Q नॉट। K टाइम्स Q नॉट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया? K टाइम्स चार्ज। ठीक है, बात करते हैं एनर्जी पे। ठीक है, इसको नोट करते जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं। तो इनिशियल एनर्जी को U नॉट बोला। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ QV लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है हाफ Q की जगह पे KQ नॉट, तो KQ नॉट और V की जगह पे V नॉट। ठीक है, तो कितना हो गया? हाफ KQ नॉट V नॉट। तो Q नॉट V नॉट तो ये U नॉट होगा ना। इनिशियल एनर्जी को हाफ Q नॉट इंटू V नॉट लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा? K टाइम्स इनिशियल एनर्जी। K टाइम्स इनिशियल एनर्जी। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि इन पॉइंट्स को जरा समराइज करें, ठीक है, तो नो चेंज किस किस में आया?
पहली बात कॉन्सेप्ट के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज जिसमें भी आया वो k टाइम्स हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचे? रिमेनिंग बचे Q, C और U, ये तीन बचे थे। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? k टाइम्स। सो व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी जो फैक्टर्स हैं चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों k टाइम्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी का अगला सेक्शन आता है बेटा, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स of a parallel plate capacitor when battery is disconnected. When battery is disconnected, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो अपने पास क्या है, अभी देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस बैटरी लगी थी। तो जब बैटरी लगी थी तो इसमें सपोज ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो जो भी नेट चार्ज है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का V है, जो भी चार्ज ऑन द प्लेट्स है वो Q है। ठीक है, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K, अब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो बैटरी जो है वो डिस्कनेक्टेड है और अब हम स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात पक्की है कि चार्ज कंजर्व रहेगा, है ना। हमको ये पता है कि सिस्टम का जो चार्ज होना चाहिए, जितना चार्ज बैटरी दे के अलविदा कहकर गई है, तो अलविदा कहने के पहले जितना भी चार्ज उसने दिया था, अगर कोई स्पार्किंग नहीं हो रही है, चार्ज लॉस नहीं हो रहा, तो चार्ज सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है चार्ज मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, फिर से देखो, ये कॉन्सेप्ट है अपना इनिशियली फाइनली। ठीक है, इनिशियली फाइनली, सबसे पहले बात यहाँ पे हम करेंगे चार्ज की। ठीक है, तो चार्ज अगर इनिशियली Q0 था तो फाइनली भी कितना होगा? Q0। फिर हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस को कोई मतलब नहीं है कि चार्ज कम हुआ, ज्यादा हुआ, बराबर हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ा, इसको लेकर कैपेसिटेंस को कोई आपत्ति नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस का सीधा नियम ये है कि अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम तुमने बदली तो वो बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? K टाइम्स C0। तो यहाँ इस केस में चार्ज आपका मेन कॉन्सेप्ट है और उस केस में पोटेंशियल आपका मेन कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आप बाकी चीजें निकालना शुरू कर दो। ठीक है, बात करते हैं पोटेंशियल की। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे मान लो कि V0 है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है V है ना, क्या लिखेंगे इसको? देख लो आपका बर्म्यूडा ट्रायंगल है ना, QCV, तो Q बाय C लिखोगे। Q कितना है बेटा? Q0 और C कितना है? KC0। तो Q0 बाय C0, V0 को यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे? Q0 बाय C0 लिख सकते थे। तो ये क्या बन गया बेटा? V0 बाय K। जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 बाय K टाइम्स हो जाती है इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस के। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V0 थी, ठीक है, और अब जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 बाय K टाइम्स हो गई V0 के। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है कि E0 को आप लिख सकते हो V0 बाय D, यहाँ पे E को क्या लिखोगे? V बाय D लिखोगे, और V को क्या लिखोगे? V को लिखोगे V0 बाय K, D एज इट इज। तो V0 बाय D बन गया आपका E0। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी E0 बाय K हो गई, 1 बाय K टाइम्स ऑफ E0। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की।
पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली जाए, इनिशियल एनर्जी को U नॉट लिखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, हाफ Q नॉट इंटू V नॉट। फाइनल एनर्जी को U लिखते हैं, हाफ Q V, हाफ Q की जगह पे Q नॉट है ना, देखो यहाँ पे, और V की जगह पे V नॉट बाई K। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया U नॉट बाई K। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस पे नो चेंज हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर है जिस पे नो चेंज हुआ, वो है चार्ज। ठीक है, तो नो चेंज वाला फैक्टर कौन है, चार्ज, बस। और वो कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा आता है। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पे नो चेंज था, और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ फील्ड पे भी नो चेंज होगा। बाकी जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, C नॉट, V नॉट, E नॉट, U नॉट, सब पे चेंज हुआ है। अकेला कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया है, और ये तीनों 1/K टाइम्स हो गए हैं। ठीक है, सो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में दोनों में ही, सीबीएसई बोर्ड और नीट दोनों में ही ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्लैब को इंसर्ट किया, व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस और एनर्जी और फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, सो बेटा अभी तक आपने जो भी पढ़ा इसके अच्छे से सेल्फ नोट्स जरूर बना लेना। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तक लिख रहे हो तो लिख लो। मैंने आपको 10 बार ही बोला है, पढ़ाते टाइम कॉपी खोल के बैठा करो, पेन निकाल के बैठा करो, जैसे बचपन में करते थे बिल्कुल वैसे, और नोट्स बनाया करो। ठीक है, ओके। सो बस आज के सेशन में हमने ज्यादातर डेरिवेशन वाली बातें करी हैं। अब इनके बेसिस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले बच्चों। ठीक है, मैंने आपको फिर बता दूं, मैं कैपेसिटेंस बड़ा सेक्शन है, काफी कंसेप्चुअल, काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छे से जुड़े रहना और प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, डीपीपीस की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, दिस वाज इट, इतना ही था आज के लेक्चर में। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।